एनसेम के सिलेबस के बारे में ध्यान से सुनना। एनसेम में आपको 4 यूनिट, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, इसे बोलते हैं स्टैटिक्स, इसे बोलते हैं स्टैटिक्स, इसे बोलेंगे डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में आपको अंदाजा होना चाहिए, स्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ने आपको, बहुत सारी चीजें स्टैटिक्स में आप लोगों को पढ़ना, ध्यान दो, स्टैटिक्स में आप लोगों को पढ़ना है 2D इक्विलिब्रियम, 3D इक्विलिब्रियम, ट्रसेस, केबल्स, फ्रेम्स, 2D 3D ट्रस, केबल, फ्रेम्स एंड बीम्स। इतने टाइप से, इतने वेराइटीज आपको पढ़ने रहते हैं जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं। 6 टाइप में से आप लोगों को एटलीस्ट 4 तो आने ही चाहिए, एटलीस्ट 4। अगर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है तो एटलीस्ट 4, और 5 किया तो आप सेफ जाते हैं, और जो 6 कर रहे हैं इसका मतलब वो लोग 70 का टारगेट रख रहे हैं, वो लोग 70 का टारगेट रख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 6 टोटल टाइटल्स आते हैं इसके अंदर। डायनेमिक्स में आप लोगों को ब्रॉडली खाली 2 बातें बताऊंगा, डेप्थ में जब डायनेमिक्स शुरू होगा तभी। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा आता है काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ये पढ़ना रहेगा। जब पढ़ना रहेगा तब देखेंगे। ये सब क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये सब कुछ पढ़ने के लिए यूनिट 1 का फोर्स, रिजल्टेंट, मोमेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन, एफबीडी, नंबर ऑफ या टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ लोड, ये सब पता होना चाहिए, ऐसा मान के चलता है, ये सब मान के चलता है। अच्छा, यहाँ पे फोर्स, रिजल्टेंट, मोमेंट के अलावा इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आपको आता है तो ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हमारा पर्पस यही है कि पहले इनमें क्लैरिटी लेके आते हैं, इनको डेप्थ में अच्छे से सब कुछ कवर करते हैं। कोई आपको सवाल है, कोई आपको बातें नहीं समझती है, वो देखेंगे, हर एक बेसिक बातें, ठीक है। कैलकुलेटर में इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए, कैलकुलेटर में आपको इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए, उसका भी आपको ख्याल रखना है। तो लेट्स सी, धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। सबसे पहले ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए इतने सब कुछ टाइप में से एक भी क्वेश्चन होगा नहीं अगर ये नहीं आता तो, एक भी क्वेश्चन होगा नहीं अगर ये नहीं आता है तो, बहुत ही बेसिक एकदम। चलो शुरू करते हैं। लिखना नहीं है फिलहाल जब लिखने का बारी आएगा तब लिखना, अभी सुनना है। हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं। पहला, सबसे पहले 5-10 मिनट में फोर्स को रिजॉल्व करना और रिजल्टेंट निकालना, दैट्स इट। 5-10 मिनट में होना चाहिए, 5-10 मिनट में होना चाहिए, ओके। यहाँ की बातें सोचना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फोर्स को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर इंक्लाइन फोर्स दिख रहा है, आपको इंक्लाइन फोर्स अगर दिख रहा है, अलग अलग प्रकार से फोर्सेस इंक्लाइन दिख सकते हैं आपको, अलग अलग ऐसे 4 ही प्रकार होते हैं। इन्हें आपको रिजॉल्व करने आना चाहिए, रिजॉल्व करने आना चाहिए। रिजॉल्व करने का मतलब हो गया इनको 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करने आना चाहिए। इन्हें अगर आप 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे तो एरो को देखना है और एरो के हिसाब से स्प्लिट करना है। इसके जो 2 कंपोनेंट बनेंगे आपको फील होना चाहिए। आपको क्या करना है, फोर्स के एंड पे जाना है, फोर्स के एंड पे जाना है और एरो के डायरेक्शन में एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में फोर्स बना देना है या वेक्टर बना देना है। एंड पे जाना है और एंड पे जाने के बाद में एरो के हिसाब से एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स या वेक्टर बना देना है। एंड पे जाना है और एंड के हिसाब से एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में वेक्टर बना देना है। एंड पे जाना है
y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में एरो को फॉलो करना है, एरो को फॉलो करना है, इजी है, करेक्ट। आपके जो फोर्सेस रहेंगे इनको अगर मैं नाम दे दूं, ये हो जाएगा, वैल्यू दे देता हूं लेटर से, ये हो जाएगा 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड 70 न्यूटन। अगर ये इनकी मैग्नीट्यूड्स है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनका डायरेक्शन भी दिया रहेगा। डायरेक्शन जो दिया रहेगा या तो कभी वो आपको x के साथ दिया रहेगा या तो कभी वो आपको y के साथ दिया रहेगा। कभी x के साथ दिया रहेगा तो कभी y के साथ दिया रहेगा। आपको ये नहीं देखना है कि x है कि y है, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस कंपोनेंट के साथ वो एंगल बना रहा है। कंपोनेंट्स का मतलब समझना क्या होता है कि ये जो फोर्स है ये इसके दो बच्चे, ये जो फोर्स है इसके दो बच्चे, ये फोर्स के दो बच्चे। अच्छा ये कैसे होते हैं? ये बच्चे होने के बाद में बाप मर जाता है, बच्चा हो गया बाप मर गया, बाप का काम हो गया। तो आपको ये ऐसे बोलना है, बाप और बच्चे साथ साथ नहीं देखना है, या तो बाप को देखना है या तो बच्चों को देखना है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये समझ जाना, इसको रिजॉल्व किया तो बच्चों पे ध्यान दो, रिजॉल्व किया तो बच्चों पे ध्यान दो, इसको ध्यान देना नहीं है। दे डोंट एग्जिस्ट, दे डोंट को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते ये, या तो ये एग्जिस्ट करेगा या तो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करने के पीछे कारण होते हैं, क्योंकि आप लोगों को आज इक्विलिब्रियम कंडीशन भी समझना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्स वाई डायरेक्शन के फोर्सेस एंड मोमेंट, इन सबको निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्स को आप रिजॉल्व कर सके। तो फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है, फोर्स जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता वो कॉस कंपोनेंट होता है। फोर्स जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनाता वो कॉस कंपोनेंट होता है, और दूसरा साइन कंपोनेंट। तो आपको ये सिंपल याद रहना चाहिए, जाएगा 40 cos 20, 40 sin 20, एंगल बनाता तो ये 50 cos 30, एंगल नहीं बनाता तो ये 50 sin 30, ये एंगल बनाता तो ये 70 cos 20, ये एंगल नहीं बनाता तो ये 70 sin 20, ये एंगल बनाता तो ये 60 cos 30, और ये हो जाएगा 60। अच्छा कुछ लोगों को ये पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को आधा पता होगा, कुछ लोग दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, बीच बीच में ही दिमाग लगाने की कोशिश, दिमाग नहीं लगाना है। एडजेसेंट कंपोनेंट, अ कंपोनेंट दैट नॉट मेक्स अ एंगल कंपोनेंट, ये सब सोचना ही नहीं है अभी। मैकेनिक्स में अगर इतना सोचेंगे तो गाड़ी निकल जाएगी, एक क्वेश्चन भी खत्म नहीं होगा। खटाखट कंपोनेंट आना चाहिए, एंगल बनाता तो कॉस, नहीं बनाता तो साइन, एंगल बनाता तो कॉस, नहीं बनाता तो साइन। इजी है। कोई भी क्लास में ऐसा है जिसको इसमें हेल्प चाहिए या इसमें ऐसी कोई बातें जो नहीं समझ में आती है, कोई भी ऐसा है, शर्माना नहीं है, बिल्कुल शर्माना नहीं। अगर कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना है, क्योंकि इसको टपका के आगे बढ़ना है। अभी कोई सवाल है, कोई शंका है मन में? ये टॉपिक सबको समझता है? कहना एक्सपेक्ट कि सबको रिजॉल्व करना आता है कंपोनेंट? अभी आगे बढ़ू मैं। अच्छा, ये होता है सिंपल तरीके से कंपोनेंट को रिजॉल्व करना। हर बार ऐसे ही रिजॉल्व करना पड़ेगा जरूरी नहीं है। अगर नसीब खराब है, अगर नसीब खराब है तो आपको रिजॉल्व अलग तरीके से भी करना पड़ सकता है, अलग तरीके से भी रिजॉल्व करना पड़ सकता है। वो नसीब खराब वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में लिखवाता हूँ। पहले खटाखट खाली एक फर्स्ट टाइटल डालो, एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लाइंड फोर्सेस बोल के चारों फटाक से बना लो तो 5 मिनट के अंदर। ए भाई अभी कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा पा रहा हूं मैं बच्चों का। जिसका भी कॉल आ रहा हो प्लीज कॉल मत करो, मुझे व्हाट्सएप करो अगर मीटिंग में हो तो। एक बच्चा कोई तो है जो रोज ही कॉल कर रहा है लेकिन मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाता है।
क्या रे? पता है ना, मैं तभी तो नहीं उठा रहा ना। अबे ये तो उसको और कुछ क्यों करना है? उसको मीटिंग में ज्वाइन करना चाहिए ना। कैसे रे, कैसे होगा? Recording in progress. कभी कभी नौबत ऐसी आती है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट काम नहीं आता। कभी कभी नौबत ऐसी आती है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट काम नहीं आता, तो वो खाली होता है इंक्लाइंड प्लेन के लिए। इंक्लाइंड प्लेन के लिए कैसे, ध्यान दो पे। जैसे कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इंक्लाइन प्लेन ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट का वजन दिया रहेगा या कोई कंपोनेंट या कोई फोर्स रहेगा। तो लेट अस से इस ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो यहाँ पे है और वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये हो जाएगा इसका W नीचे की तरफ, ये हो जाएगा इसका W नीचे की तरफ। डायनेमिक्स में काम आएगा हमें। यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो W है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमें ये y डायरेक्शन के फोर्सेस काम में नहीं आ रहे। ऐसे केस में ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आपका कोई तो रेफरेंस एक्सिस लेना रहता। क्या मतलब है, जैसे आपका ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जैसे आपका ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है। अगर इमेजिन कर लो इसको, अगर मैंने ऐसे हल्का सा घुमा दिया, ऐसे इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया, तो घुमाने के बाद में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये y एक्सिस ऐसा हो जाए और x एक्सिस ऐसा हो जाए। समझा मेरी बात? आपका x एक्सिस ऐसा दिखेगा और आपका y एक्सिस ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी नौबत ऐसी आती है कि आपका x एक्सिस टेढ़ा है, y एक्सिस टेढ़ा है, क्यों टेढ़ा है? क्योंकि आपको जरूरत है वैसी। आपने ये जो प्लेन है इस प्लेन को अपना रेफरेंस ले लिया और इसके हिसाब से आपका ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस अगर आ गया
लेट अस से आपके पास में ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे इधर आप ये ले लेंगे एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और इसका एंगल यहाँ पे ये ना देखे लेट अस से ये ले लेते, ये थीटा है यहाँ पे। तो आपको नौबत आई तो इसे भी रिजोल्व करना पड़ सकता है अबाउट योर इमेजिनरी एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी वाई एक्सिस। मतलब ये हो जाएगा आपका लेट अस से इमेजिनरी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी वाई एक्सिस। गलती से अगर आपने इस एक्स की जगह पे इसके वाई बोल दिया, दूसरे को एक्स बोल दिया तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपने इसको एक्स बोलेगा, इसको एक्स बोल दिया और इसको वाई बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उसका कोई मार्क्स भी नहीं है, उसको कोई चेक भी करता नहीं। बस आपका वो एक एक्सिस है और दूसरा उसको 100% परपेंडिकुलर ही होगा, दूसरा उसको 100% परपेंडिकुलर ही होगा। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसे रिजॉल्व करने का भी सेम तरीका है। ये ऑलरेडी वर्टिकल था लेकिन मेरे काम का नहीं था, तो ऐसा भी नौबत आ सकता है कि इसे आपको रिजॉल्व करना पड़े अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर आपने एक कंपोनेंट ऐसा लिया इसका W का, तो दूसरा कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा। यहां पर भी अगर आपने एक कंपोनेंट ऐसा लिया W का तो दूसरा ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट है अभी इसमें? और जो एंगल बनाता वो, जो नहीं बनाता वो, तो ये एंगल बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा W cos थीटा, ये हो जाएगा W sin थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा W cos थीटा, ये हो जाएगा W sin थीटा। समझता है ये बात? एक जनरल बात है, अगर बताऊं एक जनरल बात, अगर आपको कोई भी दुनिया में वेक्टर है, अगर मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर का बाय चांस अगर आपको एक कंपोनेंट का डायरेक्शन फिक्स है कि मेरे को इसका एक कंपोनेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, ये बहुत ही जनरल बात है। मतलब अगर ये एक वेक्टर है और आपकी मजबूरी ऐसी है कि आपको इसका एक कंपोनेंट ऐसा चाहिए जो ऐसा है, आपकी जिद है, आपको चाहिए उसका एक कंपोनेंट वैसा चाहिए, वो भी पॉसिबल है। बस दूसरा कंपोनेंट बराबर उस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर हो, इसे भी रिजोल्यूशन बोलते हैं। ये मोस्ट जनरल केस होता है। मतलब अगर आपका फोर्स ऐसा है और आप बोले सर मेरे को एक कंपोनेंट ऐसा चाहिए, इसका पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। बस दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री में होंगे, ये दोनों आपस में 90 डिग्री में होंगे। रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा बीच में होगा और उनके जो कंपोनेंट होंगे वो हमेशा 90 डिग्री में होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो अपने पिछले केस में भी यहाँ पे भी वही किया है बाय द वे। तुमने बोला मुझे एक कंपोनेंट यहाँ पे लेना, दूसरा अपने आप 90 पे रहेगा। तुमने बोला तुम्हारा एक कंपोनेंट ऐसा चाहिए, अपने आप दूसरा 90 डिग्री पे रहेगा। ये दोनों हमेशा आपस में 90 डिग्री पे ही रहेंगे, एक्स वाई डायरेक्शन के जैसे। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? पक्का? ये जब भी आएगा न्यूमेरिकल में तब मैं वापस से लूंगा जनरल केस, लेकिन ये भी पॉसिबल है, बस पता होना चाहिए आपको। बराबर है? उन 4 डायग्राम के नीचे ये 2 डायग्राम भी फटाक से बना लेती। कोको नहीं, चलो करें शुरू। रेडी? आगे सबको रिजोल्यूशन समझ में आ गया? फोर्स रिजॉल्व करना सबको आता है अभी, है ना? ओके, फोर्स रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हमने कुछ जनरल तरीके इंपॉर्टेंट समझ के रखे जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था। अब आते हैं मोमेंट पे। ओके, मोमेंट पे मोमेंट निकालने आना चाहिए। ओके, एक फ्रेम जैसा शेप बनाता हूं मैं। ओके, ये फ्रेम पे कुछ फोर्सेस लगा देंगे।
एक फोर्स मान लो यहां पे लगा दिया 200 न्यूटन का एट एंगल 30 डिग्री। यहां पे एक फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, ये डिस्टेंस रहेगा 2 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। ओके, पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं फिर एग्जांपल लेंगे। और मान लो ये कोई एक पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए। क्वेश्चन बोलता है कि भाई आप मोमेंट निकालो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए निकालो इस पूरे ऑब्जेक्ट का, समेशन ऑफ मोमेंट निकालो इस पूरे ऑब्जेक्ट का। ओके, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। जब कोई चीज घूमती है तो उसका कोई सेंटर होता है, जब कोई चीज रोटेट कर रही है मतलब कोई तो सेंटर है तभी रोटेट कर रहा है वो, कुछ भी घुमा तो सेंटर होता है। ऐसे ही मोमेंट अबाउट अ पॉइंट बोलने का मतलब होता है वो पॉइंट सेंटर की तरह बिहेव करे। मोमेंट अबाउट अ पॉइंट बोला तो उस फॉर्मूला में वो पॉइंट सेंटर की तरह बिहेव करे, मतलब ये पूरा बॉडी इस ए पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, ऐसा आपको इमेजिन करना है। ए पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ऐसा इमेजिन। रोटेट कौन करके देंगे? फोर्सेस करके देंगे। रोटेट कौन करेंगे? फोर्सेस करेंगे। करेक्ट। मोमेंट निकालते वक्त दो चीजें याद रखें, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। अगर मैं मोमेंट बोलता हूं मोमेंट, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ओके, उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक होगा उसका डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है। आई मीन टू से ये एक वेक्टर है तो वेक्टर का एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो निकाला जाएगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन या तो होगा क्लॉकवाइज या तो होगा एंटी, या तो होगा क्लॉकवाइज या तो होगा एंटी। इजी है। मैग्नीट्यूड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मोमेंट निकालते वक्त क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम वहां पे लिखते नहीं है, हम उसे साइन कन्वेंशन देते हैं। ये साइन कन्वेंशन एक अजम्पशन होता है, ये साइन कन्वेंशन एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन अगर बोलते हैं इसका मतलब कोई भी कुछ भी ले सकता है। हम लोग जस्ट टू मेक श्योर कि कोई भी अलग अलग आंसर ना लेके आए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं और हम बोलेंगे हमेशा अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लो और एंटी नेगेटिव ले लो। क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी तो नेगेटिव। अगर आपने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया और एंटी को पॉजिटिव तो गलत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका साइन कन्वेंशन क्या होता है। और ना ही अगर आपने उल्टा लिया तो आपका टीचर आपको गलत बोल सकता है, क्योंकि ये एक साइन कन्वेंशन जो है अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन तो कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में एंटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नाराज नहीं होना, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लास में एंटी को लेंगे नेगेटिव और क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना है। दो चीजें, दोनों को बारीकी से काम करेंगे, मैग्नीट्यूड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। टुकड़ों में सॉल्व करना रहता है इसको। ठीक है, इसको टुकड़ों में सॉल्व करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मोमेंट लेंगे इस फोर्स का, फिर लेंगे मोमेंट उस फोर्स का। दो फोर्स है, दोनों का मोमेंट लेंगे। जब भी मोमेंट लेंगे तो मोमेंट जिस पॉइंट के अबाउट से ले रहे हैं वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मोमेंट या तो क्वेश्चन बोलेगा कहां से लेना है, या तो आप स्मार्टली सिलेक्ट करते हो कहां से लेना है। या तो क्वेश्चन बोलेगा कहां से लेना है, या तो आप स्मार्टली सिलेक्ट करते हो कहां से लेना है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से मोमेंट ले लो, चलो करते हैं। दो फोर्सेस दिख रहे हैं, दोनों का मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट से अगर आप मोमेंट ले रहे हैं तो फॉर्मूला में पहले मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे ध्यान दें, सॉरी
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ध्यान देना है और फिर डायरेक्शन पे ध्यान देना है। पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, एक ही चीज भूलना नहीं है आपको, जिस पॉइंट से तुम मोमेंट ले रहे हो, जिस पॉइंट से तुम मोमेंट ले रहे हो उस पॉइंट से उस लाइन तक, लाइन मतलब कौन सा, फोर्स का लाइन, फोर्स का लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। उसको तुमको मन में आना, आप आगे पीछे से खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स को आप आगे पीछे ये लाइन खींच सकते हो। अभी मैंने हाथों से ड्रॉ किया, आप अपने दिमाग में भी इमेजिन कर सकते हो। अगर फोर्स ऐसे जा रहा है तो आपके दिमाग में आगे पीछे एक लाइन इमेजिन होनी चाहिए। इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जिस पॉइंट से मोमेंट ले रहे उस पॉइंट से उस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है। अगर तुमने यहां से ऐसा लाइन मारा तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ऐसा मारा तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने एक ऐसा लाइन मारा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट से लाइन तक, पॉइंट से लाइन। मोमेंट निकालते वक्त बॉडी को नहीं देखना है, अर्जुन की तरह मछली की आंख। मतलब क्या, जिधर से मोमेंट ले रहे वो पॉइंट और वो फोर्स जिसका मोमेंट ले रहे उसका लाइन ऑफ एक्शन, बस यही दिखाई देना चाहिए। शेप को देखते नहीं बैठने का, कभी वो लाइन शेप पे जाएगा, कभी शेप के बाहर जाएगा, कहीं और जाएगा, नाराज नहीं होना है। फॉर्मूला पे फोकस करना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट है, ये फोर्स है, उधर से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? एकदम स्लो जा रहा हूं ताकि अगले बार जब फास्ट जाऊं तो ये दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। अभी डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए अपने हाथ को यूज करा जाता है। आप अपने इमेजिनेशन को अगर बढ़ा लो तो बिना हाथ के भी काम बन जाता है। शुरू में हाथ यूज कर ले, जिस पॉइंट से मोमेंट ले रहे उस पॉइंट पे अंगूठा चिपका देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हाथ को ऐसे अलाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हाथ को ऐसे अलाइन कर देंगे। फिर ये जो एरो है, एरो के डायरेक्शन में अपने उंगली के टिप पे टक्कर मारेंगे तो आपका हाथ कैसे घुमा, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे पहला जो फोर्स आएगा, मोमेंट आएगा 100 इंटू 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा। क्लियर हो गया? और दो निकालना है ना, थोड़ा फास्ट बढ़ाऊंगा अभी स्पीड, ध्यान से देखो। ये फोर्स है, फोर्स टेढ़ा है, मोमेंट निकालना मुश्किल है, रिजॉल्व करेंगे, इसे रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट जो रहेगा वो आएगा ऐसा और दूसरा कंपोनेंट आएगा ऐसा। अगर कोई बच्चा बोलता है सर अभी तो हमने ऐसा ड्रॉ किया था, हमने तो ऐसा और ऐसा रिजॉल्व किया था, तो बस आपको यही बात क्लियर करनी है मुझे। अगर कोई फोर्स ऐसा है, अगर तुम उसका कंपोनेंट ऐसे बनाने की आदत रखते हो, तो अगर तुम ऐसे और ऐसे भी बना देते हो तो इट इज वन एंड द सेम, इट इज वन एंड द सेम। मतलब ये और ये और ये एक ही चीज रिसेंबल कर रहा है। तुम्हारा ध्यान पता कहां होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि वो फोर्स कहां पे लग रहा है। अच्छा, अभी अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं तो मोमेंट निकालते हो नालायक बच्चे हैंग हो जाते हैं, बोलते अरे मोमेंट, ये फोर्स तो कहीं तो का लग रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा, अलग ही एड़े रहते। तो आपको पता होना चाहिए कि वो फोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से अवे लग रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से अवे लग रहा है। अगर यहीं पे ये फोर्स ऐसा लग रहा होता तो मैं ऐसे रिजॉल्व करता। कंपोनेंट भी वहीं पे बनाओ जहां पे फोर्स लग रहा है। अच्छा, बनाते क्यों है? ताकि क्लैरिटी रहे। अगर तुमने ऐसा ड्रॉ कर दिया लेकिन यू नो कि भले बनाया यहां है लेकिन लग यहां रहा है, अगर ये क्लियर है दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं। ये बनाया यहां गया है लेकिन लग यहां रहा है, ये बनाया यहां गया है लेकिन लग यहां रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है?
रिजॉल्व करके बनाना इज द कन्वीनियंस, लेकिन नक्की किधर लग रहा है ये पता होना चाहिए ना। अगर ये दोनों इसके बच्चे, अगर ये इधर लग रहा है तो बच्चे भी उधर ही लगने चाहिए। क्लैरिटी है ना? ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करती है। ओके, यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। अब मैं बच्चों का निकालूंगा मोमेंट, इसका नहीं, इसका, इसका नहीं, इसका। समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके, तो एक इसका मोमेंट आएगा और एक इसका मोमेंट आएगा। अब मोमेंट में पहले फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिर डायरेक्शन पे फोकस करूंगा मैं। फास्ट बढ़ूंगा आगे, ध्यान से देखो। अभी मोमेंट निकालना है, किसका मोमेंट? दोनों की तरफ एक साथ ही देखना है, एक एक करके देखना है। पहले इसका निकाल लेते हैं। जब भी मोमेंट निकालना रहेगा तो फोर्स को करेंगे एक्सटेंड। चाहिए तो ऊपर भी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन उस तरफ करो जहां से मोमेंट निकाल रहे, नहीं तो फिर क्या दीवार के बाद भी कर लो। एक्सटेंड करो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रोटेशन, करेक्ट है? इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये है पॉइंट जहां से मोमेंट हो रहा है। फिर इस पॉइंट से इस लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? मोमेंट क्या होगा? मोमेंट होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना, कॉमन सेंस से। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या हो जाएगा? कंपोनेंट अभी आपके दिमाग में होना चाहिए। जो एंगल बनाता वो 200 cos 30, ये हो जाएगा 200 sin 30। ये cos 30 sin 30 है, sin 30 into 3, तो मैग्नीट्यूड पहले मैं लिख देता हूं। ये हो जाएगा 200 sin 30 into 3, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए तरीका देख लो। अंगूठा लगाने का, जिधर से मोमेंट ले रहे, अलाइन करना विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अलाइन करना विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर एरो के डायरेक्शन में टिप पे टक्कर मारा, अगर मैंने एरो के डायरेक्शन में टिप पे टक्कर मारा तो मेरा हाथ कैसा घुमा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो आसान है, राइट? बराबर है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेटेस्ट से ये वाला, अभी लेटेस्ट से क्या लास्ट बचा ही वही है। चलो अभी इसका मोमेंट निकालते हैं, है ना? मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट निकालने के लिए कंपोनेंट का वैल्यू है क्या? है। फिर हम क्या करेंगे? उसे करेंगे एक्सटेंड। उसे करेंगे एक्सटेंड, पीछे करने की जरूरत नहीं, आगे किया। इसे कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। इस पॉइंट से इस लाइन तक ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कई बच्चे क्या इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार्क कर देते हैं, ओके? गलत नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि इस फोर्स को तो यही परपेंडिकुलर है, इस फोर्स को तो यही परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्शन निकालते वक्त गंद मचाते हैं उनका, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है। तो मैं बोलता हूं लाइन को मत शिफ्ट करो, इस लाइन को मत शिफ्ट करो, उस फोर्स को लेके आओ अपने पास, फोर्स को लेके आओ अपने पास। हाथ को अलाइन करो इस पे, हाथ को अलाइन करो इस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। उसका वैल्यू है 2 + 2 4। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200 cos 30 into 4। फिर रखा ए पे, एरो के डायरेक्शन पे टिप पे मारी टक्कर, हाथ कैसा घूम गया? आंटी आंटी तो नेगेटिव, तो जाएगा -200 cos 30 into 4। ये पा सबको समझ गया? चलो एक काम करो भी फटाफट, ये डायग्राम ड्रॉ करो, मोमेंट का इक्वेशन लिख के वैल्यू कैल्शियम में कैलकुलेट करो और वैल्यू बता दो। शुरू करो और अपने लिए ये कहीं तो भगवान के पट्टे में लिखो। लिखे हुआ? ओके, जब भी हम लोग इनसेम एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इनसेम एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है टू फाइंड द मोमेंट। क्लास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं।
आपको 3 मोमेंट से आइडिया आ रहा है कि तरीका क्या होता है सीखने का। 3 ही मतलब मोमेंट लिया मैंने, 1 बार 2 बार 3 बार, उससे आइडिया आ गया रहेगा कि मोमेंट नक्की लेने का परफेक्ट तरीका, मतलब इसमें कभी गलती नहीं होती। एक होता है ना, कभी कभी अपन निकालते हैं लेकिन अपन खुद श्योर नहीं रहते, एक वो स्टेट होता है मोमेंट निकाला लेकिन हो सकता है गलत हो, टीचर कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आप ये फॉलो करो ना जो मैंने बोला, क्या करो, पहले फोर्स को एक्सटेंड कर दो, फिर जहां से मोमेंट ले रहे हैं ना वहां से एक लाइन मार दो, फिर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, और फिर जहां से मोमेंट ले रहे हैं अपने हाथ को रख दो और एरो के डायरेक्शन में हाथ को घुमा दो, तो डायरेक्शन में भी कभी गलती नहीं होगी। जितना क्वेश्चन आप करते हैं ना उतना ये आपका इमेजिनेशन में बैठना शुरू होता है, आप उतना बढ़िया इमेजिन करते हो और फिर डायरेक्टली पता है ये इंक्लाइन फोर्स के इस कंपोनेंट का ये मोमेंट और ये मोमेंट विद प्लस एंड माइनस साइन आप बिना रिजॉल्व किए भी कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना। ओके, मेरा आज का पर्पस था कि मैं ये एक आखिरी बार रिजोल्यूशन और मोमेंट पे चर्चा कर दूं। क्लास में कोई है जिसको इसमें अभी भी दिक्कत आती है या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? अच्छा, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन करते वक्त आपको दिक्कत आई तो अपने तक मत रखना, ठीक है, मेरे तक पहुंचाना, अपन उसको कुछ ना कुछ करके सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे पता चलेगा कि आपके दिमाग में और क्या उलझने हैं, तो उसको और क्लियर कर दूं। इसमें एक बात ऐड करना रहता है, फॉर्चुनेटली ये तीनों फोर्स ऐसे थे जिनका मोमेंट आ रहा है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में फोर्स तो रहते हैं लेकिन उनका मोमेंट नहीं आता है, फोर्स तो रहते हैं लेकिन उनका मोमेंट नहीं आता है। उसके पीछे 2 कारण, एक तो वो फोर्स डायरेक्टली उस पॉइंट पे ड्रॉ किया रहेगा, एक तो वो फोर्स डायरेक्टली उस पॉइंट पे ड्रॉ किया रहेगा जिसके ऊपर तुम मोमेंट ले रहे तो उसका मोमेंट नहीं आएगा, और दूसरा रहता है जैसे आप फोर्स को एक्सटेंड करते हो ना, अगर फोर्स को एक्सटेंड करने के बाद ये लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो जाए, मतलब ये फोर्स यहां ना होके अगर यहां होता तो इसको एक्सटेंड करने के बाद में इसका लाइन ऑफ एक्शन ए से अगर पास हो जाता तो उसका भी मोमेंट नहीं। करेक्ट? Moment is basically force into perpendicular distance. The moment force, the instant the force passes through the point, the perpendicular distance doesn't exist. अगर वो पॉइंट से पास हो जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो जीरो होती है, और किसी का जीरो से प्रोडक्ट लो तो टोटल वैल्यू जीरो होती है, इसलिए मोमेंट जीरो होता है। समझा? अगर फोर्स पॉइंट से पास हो जाए तो उसका मोमेंट जीरो होता है। इतना सबको क्लियर हो गया? राइट, आगे बढ़े। ओके, तो चलो 2D 3D स्पेस फोर्स केबल्स जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये सब टॉपिक को कहा जाता है अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है जैसा तुम्हें दिख रहा है ऐसा इन्फिनाइट टाइम के लिए, या जब तक कोई उसको धक्का ना दे वो स्टेबल रहने वाला है, वो हिलने वाला नहीं। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं एक इक्विलिब्रियम स्टेट में हूं, जब तक मैं धक्का ना खाऊं कोई तब तक मैं मूव नहीं करूंगा। तो आपके पूरे सिलेबस में सब कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे यहां से भी खींचा जा रहा है, मुझे यहां से भी खींचा जा रहा है, मुझे ऊपर से भी दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं वैसे ही पोजीशन को अगर कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा हूं तो मैं हूं इक्विलिब्रियम स्टेट में। इसका मतलब है जो भी मुझे खिंचाव या दबाव हर तरह से एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। जैसे +2 और -2 को अगर आप ऐड करो तो वो कैंसल आउट हो जाता है। अगर आप वेक्टर की भाषा में बोलो +2 अगर यहां से लग रहा है और -2 यहां से लग रहा है तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली कैंसल आउट करने का मतलब होता है उनका समेशन, उनका एडिशन 0 होता है। बराबर? अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उनपे लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन 0 होता है। इसीलिए कहा जाता है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन f of x 0, समेशन f of y 0,
and summation of moment is 0. मतलब समझा रहेगा तो आपके फंडे क्लियर है, आप अच्छे इंजीनियर हो. मतलब नहीं अगर समझ में आ रहा है, अगर आपका दिमाग अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, तो याद रखो जब तक स्टैटिक्स पढ़ोगे इक्विलिब्रियम स्टेट लगेगा और हर क्वेश्चन में समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0 है. दोनों भी नजरिया में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. कैंसल आउट वाला बात अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड. अगर कोई बॉडी किसी फोर्स के वजह से ऐसा घूमना चाह रही है लेकिन नहीं घूम रही है, इसका मतलब पक्का दूसरा फोर्स भी उसको दूसरे डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है. तभी वो मोमेंट और वो मोमेंट एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, तभी उनका समेशन ऑफ मोमेंट भी 0 होगा. क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? जो समेशन को और कैंसलेशन को मैं एक साथ बोल रहा हूं, सबके दिमाग में क्लियर है ये बात? ओके. इक्विलिब्रियम स्टेट क्लियर है? आप लोगों को इन सभी चैप्टर्स में बहुत सारे तरह के सपोर्ट्स देखने को मिले, बहुत सारे तरह के सपोर्ट्स देखने को मिले. सपोर्ट्स में एक सपोर्ट होता है जहां पे सिंपली चीजें रख दी जाती है, आपस में बस टच किए रहते हैं, आपस में बस टच किए रहते हैं. समझ में आ रही बात है? जब चीजें टच की हुई रहेंगी तो उसमें दो टाइप स्पेशली, मतलब एक कर्व सरफेस और एक फ्लैट सरफेस, या दो कर्व सरफेस आपस में कांटेक्ट बनाएंगे. सुन रहे मेरी बात? ये बात इंपॉर्टेंट है. एक कर्व सरफेस या सर्कुलर बोल दो, एक सर्कुलर सरफेस, एक फ्लैट सरफेस, या दो सर्कुलर सरफेस, मतलब दो स्फीयर को टच करा दो तो दो सर्कुलर सरफेस टच कर रहे हैं. एक बॉल को जमीन पे रख दो या दीवार से टच कर दो तो स्फीयर और फ्लैट सरफेस टच में है. बातें समझ में आ रही है? इन्हें कहते हैं सिंपली सपोर्टेड. ये बस सिंपली सपोर्ट लेके बैठे हुए लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में. पहला सपोर्ट सिंपली सपोर्ट होता है. दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हिंज सपोर्ट. जो हिंज सपोर्ट दिया जाता है, हिंज सपोर्ट इज लाइक डोर. ये डोर एक हिंज सपोर्ट है, ये डोर एक हिंज सपोर्ट है. आप अगर वहां से देखते हो हिंज सपोर्ट को तो आपको ऐसा मोशन दिखाई देता है, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू सी फ्रॉम दैट डायरेक्शन. तुम्हें इसे टॉप व्यू में देखना पड़ेगा. टॉप व्यू में देखने का मतलब होता है ऐसे घूमना. अब बोलोगे ऐसे क्यों सर हमें? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सब कुछ प्लेनार है. प्लेनार मतलब 2 डायमेंशन. 3D के लिए तुमको एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत ही फालतू टॉपिक है, लेकिन बाकी सब तुम्हारे लिए प्लेनार है. जैसे कि ये पेन है, ये पेन को अगर आप तो देखते हो तो ये पेन को अगर मैं ऐसे रखूं तो ये डॉट दिखाई देगा. फिर मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा तो आपको इसका एक एपरेंट मतलब एक नॉन ट्रू शेप दिखाई देगा. लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर सामने आपके लेके आ जाऊं तो आपको इसका ट्रू शेप दिखाई देगा. तो तुम्हें सिर्फ ट्रू शेप दिखाई दे ऐसा ही सिलेबस में होता है. आपको अगर दिखाई दे रहा है, अगर उसका कुछ लेंथ है तो वो उसका ट्रू डायमेंशन, बस उसी के साथ आपको मोशन करना है, उसी के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट करना है. दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एक्सेप्ट स्पेस फोर्सेस, एक्सेप्ट 3D फोर्सेस, उसको छोड़ के बाकी सब, ट्रस हो, केबल हो, फ्रेम हो, 2D इक्विलिब्रियम हो, ये सब टॉपिक में आपको प्लेनार शेप. क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ओके. प्लेनार का मतलब हो गया कि कोई डिस्क है, वॉल के सपोर्ट में रख दिया है, कोई डिस्क है वॉल के सपोर्ट में रख दिया है, सिंपली सपोर्टेड. कोई बॉल है जमीन पे रख दिया है, सिंपली सपोर्टेड. समझ में आ रहा है? इमेजिन कर लो मेरा हाथ 2 सपोर्ट है और इनके बीच में ऐसा पेन रख दिया गया. ओके, इनके बीच में ऐसा पेन रख दिया गया. ये भी एक सिंपली सपोर्ट है, ये भी एक सिंपली सपोर्ट है. ये तब दिया जाता है जब फोर्स खाली ऊपर से लगता है. ये तब दिया जाता है फोर्स खाली ऊपर से लगता है. अगर फोर्स यहां से भी लग रहा होता तो ये सपोर्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा. क्योंकि जैसे इस पेन को यहां से धक्का लगेगा तो भाग लेगा ना. आ रही बात समझ में? और अगर ये ऐसे रख के भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो जितना फोर्स यहां से लगेगा उतना यहां से फोर्स लगना जरूरी है. समझ में आ रही बात है सभी लोगों को? बेसिक क्लियर हो रहा है? पहला सिंपली सपोर्ट क्लियर. दूसरा हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट में रोटरी मोशन दिया जाता है ऐसे. लेकिन आप तो स्टैटिक्स पढ़ रहे हो ना, मतलब वो बॉडी रोटरी मोशन करना चाहता है लेकिन तुम नहीं होने दे रहे. इसलिए दरवाजा कैसे घूमता है तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, लेकिन दरवाजे को कड़ी लगी होगी.
समझ में आया? सिलेबस में क्या है? सिलेबस में दरवाजा खोलना अलाउड नहीं, सिलेबस में दरवाजे पे कड़ी लगी हुई, लेकिन दरवाजा अगर कड़ी खोला तो कैसे बिहेव करेगा ये दिमाग में होना चाहिए। उसे कहते हैं हिंज सपोर्ट, उसे कहते हैं हिंज सपोर्ट। आया समझ में? जैसे हिंज सपोर्ट है वैसे ही रोलर सपोर्ट होता है, जैसे हिंज सपोर्ट है वैसे ही एक तरह का सपोर्ट रोलर सपोर्ट होता है। रोलर सपोर्ट में क्या होता है? रोलर सपोर्ट में कई बार कोई, जैसे ये सूटकेस, ट्रॉली सूटकेस जो अपने होते हैं, उसमें भी रोलर नीचे व्हील्स लगे होते हैं ना, नीचे व्हील्स लगे होते हैं, उसको ऐसा जाना अलाउड होता है, उसको ऐसा जाना अलाउड होता है, करेक्ट? मतलब वो अलाउड का मतलब है तुम उसको ऐसे खींच सकते हो ना, ऐसे खींच सकते हो। जब तुम उसको ऐसे खींच सकते हो, इसके वजह से उसको उस डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। आया समझ में? रोलर सपोर्ट में इस तरफ आना जाना अलाउड है, व्हील्स के डायरेक्शन में, रोलिंग डायरेक्शन में उसको मोशन अलाउड है। जिस डायरेक्शन में मोशन अलाउड होता है उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन अलाउड होता है उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होता है। बस ये बात याद रखें। अच्छा, ये सब हमने नाम सुन लिया। अभी खाली सपोर्ट्स अगर आपको क्वेश्चन में आते हैं तो उनके रिएक्शन आपको पहचान में आने चाहिए। ओके, एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी समझाता हूँ। आप लोग अभी छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो चुके हो, ऐसा आप ऑलरेडी महसूस करते भी हो और सबको जताते भी हो। मुझे नहीं, बाकी घर वालों को तो जताते ही हो। ओके, एक सिंपल साइकोलॉजी होती है कि जो रिसीविंग एंड होता है ना, रिसीविंग एंड मतलब आप लोग इस टाइम पे रिसीविंग एंड और मैं ट्रांसमिटिंग एंड। रिसीविंग एंड बहुत देर तक चीजें सुन के एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओके, थोड़ी देर में वो सैचुरेट होता है, चाहे कितना भी सिंपल टॉपिक क्यों ना हो, चाहे कितना भी सिंपल टॉपिक क्यों ना हो, एंड हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है। ओके, तो प्लीज फोकस बढ़ाओ, अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करो कि मुझे फोकस करना है। इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है कि खुद को बताओ कि नहीं फोकस करना है, मैं सैचुरेट नहीं हो सकता और मेरे को ये आज क्लियर करके जाना है, नहीं तो मुझे अगले लेक्चर से भी ये टेंशन सताएगा। ओके, 5 मिनट और ध्यान देना है, फिर टाइम पास कुछ तो बोलूंगा। 5 मिनट और ध्यान देना है। 5 मिनट क्या ध्यान देना है? सपोर्ट दिमाग में बिठाना है। मैंने फोर्स समझ लिया, मैंने मोमेंट समझ लिया, अब मुझे सपोर्ट ध्यान में बिठाना है। ओके, सपोर्ट ध्यान में बिठाना है। सिंपली सपोर्ट के कुछ एग्जांपल देता हूं। ओके, सिंपली सपोर्ट के एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इमेजिन कर लो एक ये सर्कुलर सरफेस है और ये सर्कुलर सरफेस दो सरफेस के टच में है, कोन में बॉल डाल दिया, आइसक्रीम कोन में बॉल डाल दिया और फिर कोन को सुला दिया, बॉल बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वो कोन है, कोन में बॉल डाल दिया, एक और एक दीवार या ग्लास में, एक ऐसा ग्लास है जिसका डायमीटर इतना छोटा है कि दोनों एट ए टाइम नीचे नहीं गिर सकते, दोनों एट ए टाइम नीचे नहीं गिर सकते। करेक्ट? ओके, एक बीम बोलते हैं इसको बीम बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं। ये बीम है, ये बीम में यहाँ पे नीचे दो सपोर्ट लगा दिए गए, नीचे दो ऐसे सपोर्ट लगा दिए गए और ऊपर से एक इंच फोर्स ऐसा लग रहा है, एक इंच फोर्स ऐसा लग रहा है, या फिर 2-3 लगने दो, बस एक डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट नहीं होना, एक डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट नहीं होना। ओके, फिर एक और केस हो सकता है जहां पे एक बॉल है, उस पे बीम ऐसा रेस्ट कर रहा है। ओके, बीम ऐसा रेस्ट कर रहा है। ओके, अब इसमें मैं यहाँ पे दो नए सपोर्ट्स आपके लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, नाराज नहीं होना। ओके, अब रिएक्शंस के बारे में दिमाग में बिठाना है, रिएक्शंस के बारे में दिमाग में बिठाना है। आपको कई लोगों को आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, बट फिर भी
कितना आता है खाली चेक करो। जब भी कोई फ्लैट सरफेस और सर्कुलर सरफेस या दो सर्कुलर सरफेस फ्लैट सरफेस आपस में टच करें, आपस में कांटेक्ट करें, तो आपका फोकस होना चाहिए वो सर्कल के सेंटर, है ना? उल्टी बात बोली मैंने, सब लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ध्यान देते हैं, मैं बोला सर्कल के सेंटर पे। जैसे ही तुम सर्कल के सेंटर को देख लोगे, जैसे ही तुम सर्कल के सेंटर को देख लोगे, रेडियस बनाना आसान, रेडियस सबको समझता है कि रेडियस क्या होता है ना? रेडियस सबको समझना आता है। बस आपको क्या करना है, वहां से एक ऐसा रेडियस बनाना है जो फ्लैट सरफेस पे जाके बराबर वहां पे 90 डिग्री पे दिखाई। सर्कल देखा, सेंटर देखा, फ्लैट सरफेस देखा, ऐसा रेडियस बनाना है जो बराबर फ्लैट सरफेस पे जाके 90 डिग्री दिखाई दे। ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री दिखनी चाहिए। बचपन में सीखा था, tangent and radius are always perpendicular. Flat surface will be always tangent. हर वो लाइन tangent होती है जो सिर्फ एक जगह पे टच करेगी सर्कल के। अगर वो एक ही जगह पे टच कर रही है ना, वो tangent ही होगी। अगर वो एक ही जगह पे टच कर रही है तो वो tangent ही होगी। समझ में आ रही बातें सभी लोगों को? तो अगर वो tangent लाइन का मतलब होता है, it is not a segment, it's a line. कुछ बच्चा नहीं सर मैं आपको दिखाता हूँ, टेंजेंट नहीं है, लाइन नहीं होगी सीधे, वो लाइन नहीं रहेगी, सेगमेंट बन जाएगी। लाइन मतलब जिसका एंड नहीं होता, बहुत लंबा हो सकता है, करेक्ट? एक लाइन ऐसा जिसका कोई और छोर नहीं है लेकिन टच एक ही जगह पे करेगी, टच एक ही जगह पे करेगी, करेक्ट है? ओके, तो यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर टेंजेंट थी, इसलिए ये रेडियस की लाइन है, परपेंडिकुलर है। ऐसे यहाँ पे रेडियल लाइन परपेंडिकुलर, रेडियल लाइन परपेंडिकुलर, रेडियल लाइन परपेंडिकुलर। जेपा अब दो सर्कल जब आपस में टच करें तो उनके दोनों के सेंटर को छूना है, उनके दोनों के सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर देना है। जब दो सर्कल आपस में टच करें तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देना है। ये जितने भी केसेस दिख रहे हैं, इन केसेस में जो रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा मतलब जमीन का रिएक्शन इसे मिलेगा, इसका रिएक्शन इसे मिलेगा। जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूं तो जमीन से मुझे रिएक्शन मिलता है इक्वल टू माय वेट, जितना मैं वजन दूंगा उतना मुझे रिएक्शन मिलेगा। मैं जंप मार के नीचे आऊंगा तो मुझे ज्यादा रिएक्शन मिलेगा, बिकॉज वजन प्लस काइनेटिक एनर्जी टच करेगा, है ना? तो ज्यादा रिएक्शन मिलेगा। जितना धक्का नीचे मारूंगा उतना रिएक्शन मिलेगा। ऐसे ही जितना ये इसको धक्का मारेगा उतना इसको रिएक्शन मिलेगा, जितना ये धक्का मारेगा उतना रिएक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है? एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को सरफेस से फ्री कर देते, सिंपल लैंग्वेज, अलग हो जाओ, एक्सप्लोर करते हो इन अ वे। एंड फिर एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं कि उनका आपस में जो असर हो रहा था उसे भी एक्सप्लोर करके खत्म कर दो, आप उसे भी मौजूद रखते हो। मतलब ये सरफेस और ये इनका जो रिएक्शन होगा, आप एफबीडी सर्कल का बनाओगे सिर्फ, ओके, फ्लैट सरफेस का नहीं, इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पर जो रिएक्शन इसकी वजह से आएगा वो इसकी तरफ आएगा। जैसे मैं अगर जमीन पे धक्का दे रहा हूं तो मुझे धक्का नीचे से ऊपर की तरफ लगता है पैरों में, रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। तो अभी यहाँ पे जमीन से या दीवार से रिएक्शन जो बॉडी को मिलेगा इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सरफेस। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, इंग्लिश में उसको नॉर्मल बोलते हैं, साइंटिफिक इंग्लिश नॉर्मल नहीं, साइंटिफिक नॉर्मल। तो यहां पर भी अगर नॉर्मल बोलोगे तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी नथिंग बट अलोंग द रेडियस, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हो जाएगा आर एन। इजी राइट? यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, इसको Rn1, इसको Rn2, इसको Rn1, इसको Rn2, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा Rn3, बराबर है? जहां पे ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, जहां पे दोनों आपस में टच कर रहे हैं, उसके लिए आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा।
मतलब आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग ड्रॉ करेंगे, एक नीचे वाला और एक अगर ऊपर वाला है, इनके सेंटर को ऐसे ज्वाइन करने का ऐसे एक इमेजिनरी लाइन मार दिया मैंने, सेंटर को ज्वाइन करने वाला मैंने एक इमेजिनरी लाइन मार दिया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको बराबर इसी डायरेक्शन में एक्सप्लोर किया है, इसी डायरेक्शन में एक्सप्लोर किया है। तो ये लाइन में इसके अलोंग इसकी तरफ एक रिएक्शन आएगा और उतना ही रिएक्शन इसकी तरफ आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी सेम, जितना धक्का ऊपर वाला उतना ही धक्का नीचे वाला, तो इसे अपन Rn4 और Rn4 बोले। It will be also along the radius. It will be also along the radius. Radius के along. Radius के along का मतलब सब लोग समझता है ना? Normal reaction will always go along the radius. Will always go along the radius. इससे क्या होता है? इससे क्लैरिटी क्या आती है कि फोर्स ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा, फोर्स ऐसे ही जाएगा, फोर्स ऐसे ही जाएगा, एंगल में डाउट नहीं आना चाहिए। इसका एंगल कैसे निकलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मार दिया मैंने और ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर मिल जाए तो tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कर लेना, समझा है? ये अगर आप y होगा, ये अगर x होगा तो tan थीटा लगा देना, tan थीटा विल बी y बाय x, tan थीटा विल बी y बाय x, थीटा मिल जाएगा और जो एंगल इसका रहेगा वही एंगल इसका रहेगा, दोनों का भी थीटा रहेगा, दोनों का भी थीटा रहेगा। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है? नॉर्मल सबको क्लियर है? ओके, नॉर्मल रिएक्शन अगर क्लियर है तो अब इसमें सिंपल देखो, इधर भी। अच्छा मैं एक क्लैरिटी दे देता हूं, कई बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, M4 नहीं समझाओ, प्लीज चैट में मत बोलो रे, इट इज नॉट दैट इजी फॉर मी टू रीड द चैट एंड टीच एट द सेम टाइम ऑफलाइन, ओके? इंग्लिश ओके, मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं चैट भी पढूं और एक्सप्लेन करूं, तो एक सुविधा उधर अनम्यूट की सुविधा है उधर, दबाते हैं उसको जरा जोर से, चलो सुनेंगे, ध्यान देंगे, अभी नहीं, रुक जाओ अभी। ओके वापस सुनना, M4 क्या बोला मैं, Rn4 होगा ना पक्का, Rn4 होगा शायद, ओके, Rn4 विल बी नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको खाली एक्सप्लोर करो और अलग अलग ड्राइंग बना दो, मतलब इसको अलग से बना दो, इसको अलग से बना दो। अगर तुमने इसे अलग से बना दिया और इसे अलग से बना दिया और गलती से अगर तुमने बाजू में बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बस पहचानने आना चाहिए, इसका पॉइंट यहाँ पे रहेगा, इसका पॉइंट यहाँ पे रहेगा, पॉइंट पे सेंटर बना दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नॉर्मल रेडियल लाइन रहेगा, करेक्ट है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये एक लाइन ऐसा मारना पड़ेगा जो बराबर रेडियल डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका Rn4 और ये हो जाएगा आपका थीटा, करेक्ट है? जैसे इस पे ऐसे लगेगा तो इस पे ऐसे लगेगा, तो ये पॉइंट से इसे ज्वाइन कर दो और इसे एक्सटेंड कर दो, ये हो जाएगा आपका Rn4 और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। अगर यहां एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में है तो इनका दोनों का एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ में ही होगा, कॉमन सेंस। आसान समझ में आ रही बातें? मैकेनिक्स को समझ के चलो, रट्टा नहीं मारना है, फील करना शुरू करो। देख के फील अगर हो रहा है तो गलती कभी नहीं होगी, इस पे आते इस केस में कंफ्यूजन होती, मैंने बोला आपको, जैसे सिंपली सपोर्ट हिंज सर सेम दिख रहा है, कोई बात नहीं, हिंज ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें सिंपली ये वाला सपोर्ट और हिंज में कंफ्यूजन आ रहा है, हिंज ले लो। एक्स डायरेक्शन में जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इनका एक्स डायरेक्शन का रिएक्शन तो 0 ही रहना है, या निकलना ही नहीं है, फिर दो में से एक ही होगा, है ना? आपको इतना फालतू क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं, टेंशन मत, इतना सिंपल पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपको सिंपली सपोर्ट और हिंज में कंफ्यूजन है, ऐसे वाले सिंपली सपोर्ट में, तो हिंज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंज लेने का बिंदास, ठीक है? तो मैं बोलता हूं इसको खारिज कर दो, ये ध्यान ही मत दो, मुझे ऐसा दिखा तो हिंज दिखता बोलने,
सर मुझे तो हिंज दिखता है, बाकी आपको जो दिखाना है। तो आपको जब भी हिंज दिखेगा एफबीडी बनाते वक्त हिंज को डिलीट मारेंगे और वहां पे एक रिएक्शन वाई डायरेक्शन में और एक रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में दिखाएंगे। आपको जो डायरेक्शन में पसंद है वैसा, ऊपर दिखाना है ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाना है नीचे दिखाओ, राइट में दिखाना है राइट में दिखाओ, लेफ्ट में दिखाना है लेफ्ट में दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाते हो। क्योंकि ये एक असम्पशन, इसे बस नाम दे दो ax, इसे नाम दे दो ay। अगर तुम्हारा असम्पशन करेक्ट है तो वो पॉजिटिव आएंगे, अगर तुम्हारा असम्पशन गलत है तो वो नेगेटिव आएंगे। डायरेक्शन में पलटी नहीं मारने का, फिर नेगेटिव आ गया तो लेके चलना, लास्ट में रिएक्शन दिखाना रहता है इन द एंड। ओके, पॉजिटिव आ गया मतलब असम्पशन करेक्ट है, नेगेटिव आ गया मतलब x ऐसा होना चाहिए था या फिर ay ऐसा होना चाहिए था। समझ में आया है? समझ में आया है डियर? हिंज में दो रिएक्शन आते हैं, हिंज में दो रिएक्शन आते हैं। हिंज में दो रिएक्शन क्यों आते हैं? दरवाजा ऐसे जाना चाहता है लेकिन जा नहीं रहा है, पकड़ के रखा गया है ना, तो उसको इधर से भी रिएक्शन मिलेगा इधर से भी रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ नहीं जा सकता। आई गेटिंग माय पॉइंट? फिर से देखो, मैं अगर जमीन पे खड़ा हूं, मैं नीचे जाना चाहता हूं इसलिए मुझे नीचे से रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं पा रहा, जमीन मुझे रोक दे रहा है। करेक्ट है? सबको समझा ये बातें? ऐसे ये मोशन एक्स वाई प्लेन में होना चाहता है, ये मोशन एक्स वाई प्लेन में होना चाहता है। एक्स वाई प्लेन में जब ये मोशन होना चाहता है, मैं होने नहीं दे रहा हूं, मैं एक्स वाई प्लेन में मोशन नहीं होने देना चाहता हूं या नहीं होने दे रहा हूं, तो मुझे रिएक्शन दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन से मिलेगा इसके ऊपर। जहां से मोशन नहीं होने दोगे वहां से रिएक्शन मिलेगा। समझ में आया है सभी लोगों को? सबको समझा है? क्लियर? ओके, तो अभी यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन से रिएक्शन मिल रहा है और ये एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है, तो रिएक्शन दोनों तरफ से मिलता है। यहां पे इसको अलाउड है ऐसा जाना, तो उसको वहां से चलो, वो फोन डेड हो गया है, ये फोन लगा रहा हूं, ये भी प्रॉब्लम है भाई। होल्ड करना बस, चलो। सबको वीडियो दिख रहा है? वीडियो में कोई डाउट? वीडियो में कोई क्लैरिटी में दिक्कत? ओके चलो, मोशन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन, इस डायरेक्शन में रिएक्शन, इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं मिलेगा, उसको अलाउड है ना वहां जाना। रिएक्शन तो वहां से मिलेगा ना जहां पे अलाउड नहीं है, उसको ऐसा जाना अलाउड नहीं है, इसलिए उसको ऐसा रिएक्शन मिलेगा। ये भी होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, ये भी होगा एक नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? नॉर्मल किसके रिस्पेक्ट में? इस सरफेस को परपेंडिकुलर है ना, इसलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन को। समझ में आया? ये एक असम्पशन नहीं है, ना ही इनके किसी के डायरेक्शन असम्पशन है। सिर्फ इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव आना अलाउड है, इन बाकी केसेस में एक भी नेगेटिव आना अलाउड नहीं है। नेगेटिव आया मतलब एक ही कारण है, गलत सॉल्व किया है। नेगेटिव आया मतलब कुछ तो मैथमेटिकली गलत सॉल्व किया है। अगर इनके आ रहे इनके भी नेगेटिव आए मतलब गलत सॉल्व किया है भाई, कुछ नहीं कारण है।
और कुछ भी कारण नहीं है। समझ में आया? इनको भी सेपरेट करना पड़ता है, इनको भी सेपरेट करेंगे कि यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है ना। कैसे करेंगे? एक बार ये ऊपर वाला बीम बना दिया मैंने, और फिर ये स्फीयर भी बना दिया मैंने, यहाँ पे बीम बना दिया, स्फीयर बना दिया। इस पे आएगा आपका AX एंड AY, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मेरे से यहाँ पे ले लिया, इसके यहाँ पे ले लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट की तरफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये देखो सेंटर यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट की तरफ, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया है? और इस बीम पे यहाँ पे ये रहेगा आपका Rn1। सारे सपोर्ट रिएक्शन समझ में आए क्या? सपोर्ट रिएक्शन में कोई भी डाउट है? ऑनलाइन किसी को भी डाउट है सपोर्ट रिएक्शन में? कोई ऐसी बात है जो ना समझी हो? क्लियर है? एक अपने लिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन खाली ड्रॉ कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। लास्ट में खाली टाइप्स ऑफ लोड बताता हूँ, फिर छोड़ दूंगा। टाइप्स ऑफ लोड बताऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। 10 मिनट और लगेगा बस 10 मिनट और, पेशेंस 10 मिनट और के लिए। सपोर्ट रिएक्शन में एक और टाइप आता है, सिर्फ उसको फिक्स सपोर्ट कहते हैं। एक वो सपोर्ट, नए बच्चों के लिए मैं उसको लास्ट में मैं मौका देके रिवाइज कराऊंगा। ओके, आपने सब सपोर्ट देख लिए, सिर्फ एक रहेगा फिक्स सपोर्ट। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको सपोर्ट्स आते क्या सारे, तो आप अभी यहाँ पे सारे बैठे हुए बोल सकते हो सब आते हैं, बस फिक्स सपोर्ट बचा है। सब आते हैं, बस फिक्स सपोर्ट बचा है। बता, आपको ये भी पता है आपको क्या आता है, आपको ये भी पता है कि क्या आपका बचा है। पहला पॉइंट, ऐसे टाइप्स ऑफ लोड्स, ऐसे टाइप्स ऑफ लोड्स भी मैं आपका लेना चाहता हूं जिसमें मैं खाली एक टाइप ऑफ लोड छोड़ूंगा और सारे टाइप ऑफ लोड एक ही क्वेश्चन में लूंगा मैं, और आपको मोमेंट रिवाइज करने का मौका दूं, आपको मोमेंट रिवाइज करने का मौका दूं। ठीक है, अभी मेन पर्पस वही है बस। ठीक है, फिक्स सपोर्ट बचा हुआ दिमाग में याद रखना, फिक्स सपोर्ट बचा है। फिक्स सपोर्ट मैंने क्लास के रेगुलर बच्चों का भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है, एक ही क्वेश्चन लिया है, बाकी लिया नहीं है, बाकी फिक्स सपोर्ट क्वेश्चन लिया नहीं है। मैं रिवाइज उनको कराने के हिसाब से आपके लिए भी एक बार ये ले लूंगा, टेंशन मत लेना, मेरे को याद रहेगा, मेरे को याद रहेगा। ठीक है, ओके, एक बीम बनाता हूं, एक बीम बनाता हूं, सिंपल बीम है। ये बीम को यहाँ पे एक हिंज लगा दिया है और यहाँ पे एक रोलर लगा दिया है। इसे पॉइंट ए बोल दिया है, इसे पॉइंट बी बोल दिया है। पॉइंट ए पॉइंट बी, ये बीम है। इस बीम पे एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का एट एंगल 30 डिग्री, 40 न्यूटन का एट एंगल 30 डिग्री। थोड़ी दूर पे एक तरह का लोड लग रहा है, उसे कहते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कभी कभी ऐसे देते हैं और कभी कभी ऐसे रेक्टेंगुलर डब्बा बना के देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चाहे ऐसे दे दो चाहे ऐसे, दोनों का मतलब एक ही होता है। डब्बा अकेले नहीं आता, डब्बा कम्स विद इट्स इंटेंसिटी, औकात। डब्बा आएगा तो डब्बा अपना औकात लाएगा, डब्बा आएगा तो डब्बा अपना औकात लाएगा। तो इसका इंटेंसिटी यहाँ पे दिया रहता है विद सम यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो इस केस में इंटेंसिटी दिया है 20 न्यूटन पर मीटर, 20 न्यूटन पर मीटर। और एक और यहाँ पे मैंने लोड दिखा दिया, इसे कहते हैं यूवीएल, यूवीएल। इसका भी एक इंटेंसिटी दिया रहेगा 30 न्यूटन पर मीटर। लेंथ में बता देता सबका, ओके। ये क्वेश्चन मान, ओके, ये क्वेश्चन है, ये 2D इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, जिससे आपका 2D इक्विलिब्रियम रिवाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि नक्की क्या किया जाता है। तो आज का ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आज का पढ़ा हुआ सब रिवाइज करके आपको घर भेज देगा। ओके, रेडी है? सुन लो पहले क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बीम है, बीम में 3 प्रकार के लोड है बच्चों। एक को कहते हैं पॉइंट लोड, एक को कहते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे कहते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड,
ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यूडीएल। ये यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब लीनियर, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली वैरिंग, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। इजी, करेक्ट। तो सपोर्ट भी है, एक हिंज है, एक रोलर है, एक हिंज है, एक रोलर है। ओके, आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन बोलेगा भाई मान लो ये बी में इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सपोर्ट रिएक्शन दे दो। सपोर्ट रिएक्शन मतलब ए और बी पे जो सपोर्ट है उनके रिएक्शन दे दो। ओके, जमीन का रिएक्शन दे दो। क्वेश्चन क्लियर है? क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आर ए एंड आर बी निकालना है। रिएक्शन को आर से डिनोट किया जाता है, तो आपको आर ए एंड आर बी निकालना है। मैं पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूं। मैं स्टेप्स क्या फॉलो कर रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है, और फिर लास्ट में आपको खाली इक्वेशन लगाने में खुद का दिमाग लगाना है। आधा ले लो, 1.5 ये आपका 3 है, ठीक है? या फिर 1.5 1.5। ओके, चलो इधर देखो देखो देखो, देखो मत करो, कुछ मत करो, देखो देखो, देखो क्या होता है, दो दो काम एक साथ नहीं हो सकता। लिखते भी चलो और सुनते भी चलो, ये सब मोह माया। ऐसा कुछ होता नहीं कि आप सुन भी लो आप लिख भी लो, है ना? आपको सिर्फ सुनना है, फिर बाद में छापना है। ध्यान दो, आपको पहले आपको बनाना है FBD। FBD मतलब डियर फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्वेश्चन आया तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी मतलब सपोर्ट हटा दो तो वो फ्री हो जाता है, सपोर्ट्स हटा दिए गए। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ सपोर्ट्स नहीं हटाए जाते हैं। पॉइंट लोड तो पॉइंट लोड होता है, लेकिन जो बाकी के लोड्स होते हैं उनको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है, उनको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट लोड तो जो लग रहा है सो लग रहा है, मैं वैसा का वैसा लगा दूंगा। ये हो जाएगा 40 न्यूटन एट एंगल 30 डिग्री। हिंज है यहाँ पे, हिंज। अगर हिंज है तो आएंगे दो रिएक्शन, एक आएगा x डायरेक्शन में AX, एक आएगा y डायरेक्शन में AY। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहलाता है RA। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहलाता है RA। करेक्ट? ओके, x AY हो गया, पॉइंट लोड हो गया। इस पे आ जाओ, इसका जो रिएक्शन होगा उसे बोलेंगे RB, इसको बोलेंगे RB। क्लियर है? क्लियर है? शाम से पढ़ रहे नहीं, सुबह से पढ़ रहे बच्चे, दिमाग चालू है अभी भी? हाँ, वेरी गुड। ओके, एक्स AY RB क्लियर है? ओके, क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बहुत सिंपल तरीका है इसको लगाने का। उसका जो इंटेंसिटी दिया रहेगा ना, उसको उसके स्पैन से मल्टीप्लाई कर दो। 20 इंटू 4 80, था भी हो रही है। 20 इंटू 2 40 इंटू 4 क्योंकि पता नहीं मेरे को। 20 इंटू 2 40, करेक्ट? 40 लगेगा कहां पे? बीचों बीच लगा दो, बीचों बीच लगा दो, उनके स्पैन के बीचों बीच लगा दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे पहले खींच के लाऊंगा, खींच के लाऊंगा, और उसका बीचों बीच इधर होगा, उसका बीचों बीच इधर होगा, और बीचों बीच कड़क वर्टिकल ऐसे डायरेक्ट नीचू मार दो इसको। ये हो जाएगा 20 इंटू 2। मैं जानबूझ के ऐसे लिखूंगा तो आपको पता रहे कि 20 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया। कहां लगाया? बीचों बीच। ओके, डिस्टेंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 1.5 1.5 1 1, इजी राइट? अब इस पे आते हैं, ये कैसा शेप है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही याद रखना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे स्पैन इंटू 2 किया, वैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 30। करेक्ट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझना है सबको? ट्रायंगल का CG किधर होता है?
1/3 पे होता है, 1/3 पे होता है, बेस से 1/3 पे होता है, करेक्ट है क्या? बेस से 1/3 पे होता है। इधर क्या करेगा, जो वर्टिकल साइड है ना, वर्टिकल उससे 1/3। अगर ये टोटल 3 है ना, तो यहाँ से 1/3 ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ट्रायंगल का सीजी किधर होता है? 1/3 पे होता है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि ये ट्रायंगल दिख रहा है और इसको फिर यहाँ पे चिपका देंगे ऐसे। इसका फोर्स नीचे की तरफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ गया सबको? आई थिंक क्वेश्चन का एफबीडी बनाने का तरीका सबको समझ में आ गया क्लास में? क्लास में किसी को डाउट है क्या इसमें भी? एफबीडी आप अगर ये क्वेश्चन आता तो अभी बना लेंगे ना? अच्छा, इसके बाद में आपको लगाना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका काम है। अभी क्या करना है आपको, मैं देता हूं। आपको लेना है समेशन एफ ऑफ एक्स, मतलब सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करना है और उसको 0 से इक्वेट करना है। फिर समेशन एफ ऑफ वाई करना है, ऐड करना है, फिर 0 से इक्वेट करना है। और आपको लेना है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए और 0 से इक्वेट करना है। अब आप पूरा छापेंगे, इक्वेशन तीनों लिखेंगे, फिर मैं आपके लिए क्रॉस चेक करने के लिए लिखूंगा। शुरू करें। देखो 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 देखो, अरे भाई देखो भाई, 9:24 हो गया है। देख लो यहाँ पे, मेरी तरफ देखो। समेशन एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स ये है और ये क्योंकि इंक्लाइंड है तो इसका एक एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और इसका एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐसा आएगा। एरो इंपॉर्टेंट है। अगर ये नीचे है तो एक्स और वाई कंपोनेंट ठीक से रिजॉल्व कर। करेक्ट है? एरो बराबर है आपका। कुछ बच्चों का फोर्स नीचे फिर भी कंपोनेंट जाता है, मैं देखा है बहुत बार जाता है। ऐसा क्यों होता है? एरो देखो ना, ये अगर नीचे है तो कंपोनेंट ऐसे आएंगे, ध्यान देना। ओके, समेशन एफ ऑफ एक्स में एक्स को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, ये राइट वर्ड है तो ये लेफ्ट वर्ड है, ये जाएगा माइनस, एंगल बनाता 40 cos 30 इक्वल टू 0। यहां से एक्स डायरेक्ट आ जाएगा, x will be equal to 40 cos 30। कैल्शियम पुट करके बताओ कितना है? 34.64। ओके, नेक्स्ट एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई में ऊपर है, इनको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए वाई माइनस 40 साइन 30 माइनस 20 इंटू 2 बिकॉज 40 45 प्लस आरबी इक्वल टू 0। इसमें दो अननोन है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें कोई साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत है? मोमेंट में ही दिक्कत होती है। जरा देख लो अभी मोमेंट देखो, ए से मोमेंट लेना है। जब ए से मोमेंट लेना है, एक मिनट से हो जाएगा। ए से मोमेंट लेना है तो ये फोर्स का मोमेंट आएगा, इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इससे पास हो जा रहा है। इसका मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट आएगा। डायरेक्शन में कोई डाउट है? डायरेक्शन में डाउट है? जिससे मोमेंट लेना उस पर रखा अंगूठा, एरो के डायरेक्शन में टक्कर, एरो के डायरेक्शन में टक्कर, एरो के डायरेक्शन में टक्कर, एरो के डायरेक्शन में टक्कर। समझ में आता है सबको? मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स कितना है? 40 sin 30 इंटू 1.5। ये फोर्स कितना है? 40 प्लस 40 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 1.5 1.51 4 इंटू 4 प्लस ये फोर्स कितना है? 45 1.5 1.5 4 5 6 7 हो जाएगा 45 इंटू 7। लास्ट में आरबी आंटी कितना हो रहा है टोटल? ये माइनस आरबी इंटू आर इक्वल टू 0। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आरबी आएगा कितना है? आरबी 125। इसको उठाना है, ऊपर चिपकाना है तो ए वाई आएगा। ए वाई कितना है? सबको आज के लेक्चर समझ में आया? वर्थ इट?
आपका एनर्जी वर्थित था, रिवीजन लेक्चर काम आया। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे सैटरडे आकुड़ी बैच एंड पिंपरी वाले संडे 1 बजे, ठीक है। आकुड़ी बैच शाम को 7 बजे रहेगा सैटरडे को, लेक्चर मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन गारंटी एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा। और पूरे स्टैटिक्स में ये कंफर्म क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो छुट्टी नहीं मारना चाहे कोई भी कमिटमेंट हो। चलो बच्चों, विद दिस पैटर्न फॉर द डे, लेट्स मीट सैटरडे एंड पिंपरी वाले संडे। प्लीज जिनका एडमिशन कंप्लीट नहीं है, एडमिशन कंप्लीट करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको रोका जाएगा। चलो बाय बाय, जाते, गुड नाइट।